हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को ज्योग्राफी बताऊंगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और आपका दो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा। पहले हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का पहला जो पार्ट है वो भारत का भौगोलिक स्थिति। भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्लेटफॉर्म पर पहला टॉपिक है चालू कर रहे हैं, भारत का भौगोलिक स्थिति। भारत के भौगोलिक स्थिति पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ। भारत का नामकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण बौद्ध और जैन ग्रंथों में एक साक्ष्य मिलता है कि भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, भारत में जब आर्य लोग आए तो इसे आर्यवत के नाम से जाना जाने लगा। आर्यवत के नाम से जाना जाने लगा यह क्षेत्र को। आर्यों के एक प्रसिद्ध नेता या प्रसिद्ध राजा जिनका नाम था भरत, जो बोला जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र थे, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत वर्ष पड़ा। उसके बाद यह क्षेत्र को भारतवर्ष के नाम से जानते थे। अगला पोर्शन है, जब इस क्षेत्र में ईरानियों का आगमन हुआ तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को या वहां बसने वाले लोगों को हिंदू बोला करते थे। तो ईरानियों ने इस क्षेत्र को हिंदू बोला और यह क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान कहलाया मतलब ईरानियों के द्वारा यह क्षेत्र क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। अगला है, जब यूनानियों ने यहां पर यह क्षेत्र में आगमन किया, यूनानी लोग का आगमन हुआ यह क्षेत्र, तो सिंधु नदी को यूनानी लोग इंडस कहा करते थे। इस प्रकार यह क्षेत्र को इंडिया कहलाया। तो हम लोग देखें कि भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ। यह समय अनुसार लोगों के द्वारा यह क्षेत्र का जो नाम है वो बदलते गया। तो चलते हैं, अब अगला सीरीज हम इसका देखते हैं। भारत को भौतिक स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, इसको मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग मैप बना लिए। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। पहले मैप बनाने के बाद यह देखते हैं कि भारत की स्थिति है वह विश्व में कहां पर है। तो भारत की स्थिति को समझने के लिए पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा विभाजित करती है, जिसको विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। इसका डिटेल्स हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। चलिए, तो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो एक पोर्शन को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, तो विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भाग हुआ। अब उत्तरी गोलार्ध की ओर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, वह 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला महत्वपूर्ण पोर्शन इसमें है कि दक्षिण की ओर एक
और 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है, उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसका विस्तारित रूप हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ भारत की स्थिति को समझने के लिए ग्लोब बनाए हैं। चलिए भारत का स्थिति देखते हैं, भारत स्थित कहाँ पे है। भारत है जो स्थिति है इसका वो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है यह भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है स्थित उत्तरी गोलार्ध में है। भारत अगर माना जाए इस पार्ट में तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मेन पॉइंट आपका यहाँ है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए यहाँ मेन पोर्शन खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझने के लिए पहले हम लोग मैप को दिशा निर्देश करते हैं। जब भी कभी भी मैप बनाते हैं या आप बनाते होंगे तो आप इसको दिशा निर्देश अवश्य करें। चलिए तो ऊपर में जो होती है व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो हम लोग मानते हैं ये क्या है आपका उत्तरी दिशा है, और इसके नीचे जस्ट ये दक्षिणी दिशा है, और इसके ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार के हैं, हम लोग मान लिए उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब भारत के देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है। भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। चलिए एक देख लिए भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का देखते हैं देशांतरीय विस्तार किस प्रकार है। भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसकी पोजीशन देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है आपका। मतलब भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच है। अगर देशांतरीय बात बोला जाए तो भारत का देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में यह देशांतरीय विस्तार में फैला हुआ है भारत। अगला महत्वपूर्ण पोर्शन इसमें है कि भारत के बीचों बीच से होके एक कर्क रेखा गुजरती है। भारत के से बीचों बीच होके एक कर्क रेखा गुजरती है, ये बताए हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। तो अगला पोर्शन है कि भारत के कितने राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है। तो भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। वह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह है आपके 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग देख लिए कि भारत का 8 राज्य से होकर कर्क रेखा यह गुजरती है। अब इसका विस्तार पूर्वक हम लोग बाय पार्ट नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। बट हम लोग खाली यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं। अगला चलते हैं हम लोग पोर्शन।
भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया है? भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जिसको हम लोग IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का मानक समय जो लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया गया। अब इसको मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां पर स्थित है। तो ये देखें, इसको भारत का प्रधान अजमोत्तर रेखा बोलते हैं। इसको भारत का प्रधान या अमोत्तर रेखा बोला जाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरता है। मिर्जापुर से होके यह रेखा गुजरती है। यह पूर्वी देशांतर है जहां से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पोर्शन यह है कि भारत का जो मानक समय है जिसको बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वह कितने राज्यों से होके गुजरती है। सबसे मेन जो पोर्शन क्वेश्चन का यहां से ही होता है कि यह जो रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है वह 5 राज्यों से होके गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्यों से होके गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? वह राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य है जिससे होकर प्रधान अमोत्तर रेखा गुजरती है। तो यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य हैं जो प्रधान अमोत्तर रेखा के संपर्क में आते हैं। चलिए, यह पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगला पोर्शन देखते हैं। चलिए, अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम कितना चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। तो भारत का जो है वो पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला महत्वपूर्ण पोर्शन है कि भारत की जो लंबाई है वह कितना है? उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 3214 किलोमीटर। यह भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से जो पश्चिम जो चौड़ाई है वह कितना है? 2933 किलोमीटर। यह महत्वपूर्ण पोर्शन आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगला पोर्शन है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पोर्शन तो डाटा आप आधी कर लीजिएगा। अगला पोर्शन इसमें यह है जो अक्सर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, विशेष एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह रूसी गणराज्य की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है रूसी गणराज्य की तुलना में 1/5 है।
मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है 1/5 है, ठीक है, ये याद रखिएगा 1/5 है, मतलब 1/5 भाग है वह इंडिया है रूस की तुलना में। अगला महत्वपूर्ण पोर्शन है कि भारत की जो भूमि है वर्ल्ड के हिस्से में, वर्ल्ड के प्रतिशत में भारत का हिस्सा कितना आता है, तो कितना होता है 2.4%। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में, अगर बोला जाए कि 100% में भारत की हिस्सेदारी कितनी है भूमि का, तो 2.4% है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अगला पोर्शन चलते हैं। भारत का तटीय सीमा, भारत का जो तटीय सीमा है वह कितने राज्यों का सीमा जो है वो समुद्र को छूती है और कितने राज्य की सीमा समुद्र को नहीं छूती है। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण पोर्शन है। या कितने राज्य की इसका स्थलीय सीमा है और कितना जलीय सीमा है। चलिए पहले देखते हैं भारत का स्थलीय सीमा। भारत का जो स्थलीय सीमा है वह जो लगता है 15,200 किलोमीटर। कितना लगता है? भारत का जो स्थलीय सीमा का जो लंबाई है वो कितना है 15,200 किलोमीटर। अगला पोर्शन है कि भारत का मुख्य भूमि का सिर्फ स्थलीय सीमा कितना लगता है, जलीय सीमा कितना लगता है, तो वह है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत का मुख्य जलीय सीमा, मुख्य भूमि का जलीय सीमा तो कितना है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत का मुख्य भूमि का जलीय सीमा है। अगला पोर्शन है कि भारत का द्वीपों सहित भारत के मुख्य भूमि का जो सीमा है वो कितना है, तो देख लेते हैं। द्वीपों सहित प्लस मुख्य भूमि की टोटल जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण डाटा है कि भारत के भूमि और भारत के द्वीपों सहित तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है 7516.6 किलोमीटर है। चलिए ये डाटा महत्वपूर्ण है। अगला पोर्शन चलते हैं। भारत का जो जलीय सीमा है वो कितने राज्य का समुद्र में या समुद्र के संपर्क में आती है, तो चलिए चलते हैं अगला पोर्शन। भारत के 9 राज्य की सीमा, 9 राज्य की सीमा जो है वो समुद्र से स्पर्श होती है, समुद्र से उसकी सीमा लगती है। तो कौन से 9 राज्य हैं, चलिए देखते हैं। तो 9 राज्य आपके गुजरात, फर्स्ट गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यह 9 राज्य की जो सीमा है वो समुद्र को स्पर्श करती है। कितने राज्य की सीमा है? 9 राज्य की सीमा है जो समुद्र को स्पर्श करती है। तो इसमें पोर्शन क्या है, कैसे प्रश्न पूछता है? प्रश्न पूछता है कि भारत का जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा किस राज्य का लगता है, तो उसमें क्या है, पहला जो स्थान है वो ऑब्वियसली किसका है, गुजरात का। गुजरात का जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। अगला पोर्शन है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका दूसरा सबसे बड़ा जलीय सीमा समुद्र से लगता है, तो कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लेता है। अबर का एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रही है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत का जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी तटीय सीमा लगती है, तो कौन सा है, वो गोवा है।
तो यह 9 राज्य है, आप इसको नोट कर लें कि किसकी सीमा कितनी लगती है। इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे आगे कि किस राज्य की सीमा कितना किलोमीटर समुद्र को छूती है। चलिए अगला पोर्शन है भारत का अंतिम बिंदु। भारत का अंतिम बिंदु क्या है, इसको भी जानना जरूरत है। तो भारत का अंतिम बिंदु और देखते हैं। तो भारत का पूर्वी बिंदु जो है, पश्चिमी बिंदु है, और दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु को देखते हैं हम लोग। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। यह कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में, ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा बिंदु। अगला महत्वपूर्ण है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कहां पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु में है, जिसको नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। अगर पूछा जाए भारत का पश्चिमी का अंतिम बिंदु क्या है, तो यह है गौरमाता या गौरमोता इसको बोला जाता है, या गुहार मोती बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसका नाम है, यह गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में। अगला पोर्शन है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, कहां पर स्थित है, तो यह पूर्वी बिंदु जो है कितिबू, किबिथु जो है, किबिथु जो स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको हम लोग वलांगू के नाम से भी जाना जाता है, या वलांगू भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपके पिटारे में आते उसको रिमेंबर कर लीजिए। तो इस प्रकार के भारत का हम बिंदु देखें। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।